राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ अपने क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, हॉन्टेड, सीक्रेसी व मर्डर मिस्ट्री कहानियों की सीरीज में। दोस्तों, आज की कहानी एक जबरदस्त हॉन्टेड, हॉरर और सीक्रेसी से भरपूर है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी का नाम है भूतिया कमरा नंबर 303, यानी भूतिया कमरा 303, हॉन्टेड रूम नंबर 303। ये कहानी एक सत्य घटना पर है और बहुत ही सीक्रेसी और हॉन्टेड से भरपूर है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे जुड़े हैं या ये कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बेल वाले आइकॉन को सेलेक्ट करके ऑल पर सेट करके पुश कर दें, सेलेक्ट कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन हॉरर, हॉन्टेड, सीक्रेसी, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस से भरपूर कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप प्रत्येक दिन हमारे साथ इस कहानियों की सीरीज में जुड़े रहे। तो और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो भाइयों, रिक्वेस्ट है कि आपके मोटिवेशन से हमें बल मिलता है और इसी तरीके से नई कहानियां और जो कि लोगों की घटनाओं पर आधारित है, जो लोग हमें अपने कुछ जानकारी शेयर करते हैं, उन्हीं कहानियों को मैं आपके सामने हूबहू प्रस्तुत करता हूं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मुझे जरूर बताएं। आप कहेंगे तो आपके नाम के साथ वो कहानी प्रकाशित की जाएगी। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शेयर करना न भूलें, इसे लाइक करके कमेंट करें। जो भी आपको जैसा लगे आप कमेंट करें। उस कमेंट में आपके सुझाव होंगे जिस पर विचार किया जाएगा और इसको आगे शेयर अवश्य कर दें। और भाइयों, पुनः अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी एक जबरदस्त हॉन्टेड, थ्रिलर, हॉरर से भरपूर है। इस कहानी का नाम है भूतिया कमरा नंबर 303। तो चलते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को पढ़ना बहुत पसंद था और उसके अंदर हर चीज को जानने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वह बहुत समझदार थी। इसलिए उसके 12 कक्षा में यानी इंटरमीडिएट क्लास में उसके बहुत ही अच्छे नंबरों आए थे। बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ वो पास हुई थी, जिस वजह से उसका दाखिला अब एक अच्छे कॉलेज हॉस्टल में हो गया। कहीं वो 12वां उसने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया और वो अब बीए या स्नातक डिग्री की पढ़ाई के लिए एक अच्छे से कॉलेज में गई। वहाँ उसका दाखिला होता है और वहाँ के हॉस्टल में वो रहने के लिए जाती है। तो उसे वह हॉस्टल बहुत पसंद आता है, पर उसे क्या पता था कि उस हॉस्टल का कमरा नंबर 303 यानी 307, 303 एक श्रापित है, श्रापित कमरा है वो, यानी उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। ये मीरा को पता नहीं था। मीरा के कमरे का नंबर था 340, जो कि तीसरी मंजिल पर था।
मीरा के साथ 2 और लड़कियां रहती थी। उनका सेकंड ईयर चल रहा था। यानी मीरा के साथ रूम नंबर 340 में 2 और लड़कियां थीं, उनकी रूममेट, जो कि सेकंड ईयर उनका चल रहा था। उनमें से एक का नाम था रश्मि और दूसरी का नाम था पल्लवी। यानी मीरा के साथ 2 जो रूममेट थी, एक रश्मि और एक पल्लवी। मीरा उन दोनों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल गई। उसी मंजिल पर एक कमरा था जिसका नंबर था 303। उस कमरे में कोई भी नहीं रहता था और उस कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा ताला हमेशा लगा रहता था। ऐसा वो देखती थी डेली, और इस तरीके से 1 महीने बीत गया। 1 महीने के बाद जब वह एक दिन मीरा कॉरिडोर में घूम रही थी, तब उसे कमरा नंबर 303 दिखा। अचानक ही वो उसमें ताला लगा रहता था, वो कॉरिडोर में घूम रही थी, तो उसे अचानक 303 नंबर का रूम 1 महीने बाद दिखा। तो वो सोचने लगी कि हर कमरे में कोई ना कोई रहता है, फिर इस कमरे में कोई क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही उसे कुछ स्टूडेंट्स को वहां से जाता देखा। यानी वो 303 नंबर रूम देख रही थी, सोच रही थी इसलिए में कुछ स्टूडेंट वहां से जाते हुए उसे दिखाई पड़ते हैं। मीरा ने उनसे पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है, यहाँ कोई रहता क्यों नहीं। ये सुनकर वह लोग जो स्टूडेंट्स जा रहे थे वो एकदम से शांत हो गए। वह नहीं चाहते थे कि मीरा को उस कमरे के बारे में कुछ भी पता चले। उन्हें लगा कि वह घबरा जाएगी और परेशान हो जाएगी, क्योंकि ये नई स्टूडेंट्स है। इसीलिए उन्होंने मीरा से कहा कि ये कमरा इसलिए बंद है क्योंकि यह एक स्टोर रूम है। मीरा को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर फिर भी उसने इस झूठ को सच मान लिया कि हो सकता है ये स्टोर रूम हो, इसलिए इस पे ताला लगा है। उस रात उसको सपना आया कि वह रूम नंबर 303 के सामने खड़ी है और उसके हाथ में उस रूम की चाबी भी थी। रात में जब वो सोई उसी दिन, तो उसे एक सपना आता है और उसमें यह दिखता है कि वह रूम नंबर 303 के सामने खड़ी है और उस रूम की चाबी भी मीरा के हाथ में ही है। पहले तो वो थोड़ी देर उस कमरे को देखती रही, फिर वो सोचने लगी कि क्यों ना एक बार इस कमरे को खोलकर देखा जाए। इतना सोचकर मीरा ने उस कमरे का ताला खोल दिया और जैसे ही वो उस कमरे को खोलने लगी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई। यानी ये सब वो एक सपने में देख रही थी और वो जाग गई। नींद से जागने के बाद वह हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन, और इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन मीरा ने रश्मि से पूछा, यानी जो उसकी रूममेट थी रश्मि, उससे पूछा कि रूम नंबर 303 को कोई खोलता क्यों नहीं। अचानक मीरा के मुंह से ये सवाल सुनकर रश्मि चौंक गई। रश्मि ने पूछा कि तुमने ये सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे। मीरा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ ना कि कोई उस कमरे में क्यों नहीं जाता है, उस कमरे को क्यों नहीं खोलता है। तो रश्मि ने उससे कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत पहले खो गई थी, इसलिए अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। यानी कि
उसने बात टाल दिया, बताया कि उस कमरे की चाबी खो गई है, इसलिए वो कमरा हमेशा बंद रहता है और इसलिए भी कोई उस कमरे को नहीं खोलता है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन और बीता धीरे धीरे। कुछ दिनों के बाद जब लंच टाइम हुआ तब रश्मि और पल्लवी ने मीरा से कहा कि क्या तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलोगी। रश्मि ने पल्लवी और मीरा से कहा, तीनों जो लोग थे उसमें से एक ने। अब मीरा ने कहा ठीक है। जब वो तीनों कॉफी पी रहे थे कि अचानक से एक काकरोच पल्लवी के पैर के पास आ गया, जिसे देखकर वह डर गई और उछल पड़ी और उसने काफी मीरा पर गिर गई। यानी वो डर गई, उछली और उस एक्टिविटी से काफी का कप जो उसके हाथ में था उसकी कुछ काफी मीरा पर गिर जाती है। अब पल्लवी ने मीरा से सॉरी बोला, माफी मांगी और माफी मांगने हुए कहा कि ये कैफे के बाहर ही एक वॉशरूम है, तुम वहां जाकर इस कॉफी के निशान को साफ कर लो। सुनकर मीरा वॉशरूम चली गई कॉफी का निशान हटाने के लिए। जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। यानी जब मीरा वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर जैसे ही आगे आती है तो उसने जो देखा वो देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 303 की चाबी पड़ी हुई है। सोचने लगी कि आखिर ये चाबी यहाँ कैसे आई, क्योंकि रश्मि ने तो कहा था कि ये चाबी कई सालों पहले ही खो चुकी थी। अगर ये चाबी यहीं पर थी तो इतने सालों से किसी को मिली क्यों नहीं। फिर मीरा ने चाबी उठा लिया। इतना सोचकर उसने सोचा कि अब तो मेरे पास ये चाबी भी है, पहले मैं उस कमरे को खोलकर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को दे दूंगी कि मुझे मिली है और ये वो ले ले और मैं कमरे को खोलकर देख भी लूंगी। फिर वह कैफे में आ गई। थोड़ी देर में लंच भी ओवर हो गया। लंच भी लोगों ने कर लिया। सब अपनी अपनी क्लासेज में चले गए। जब मीरा की सारी क्लासेज खत्म हो गई तब वह सीधे रूम नंबर 303 के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाजा खोलने वाली ही थी कि इतने में वहां एक लड़की आई और मीरा मीरा के कहने लगी। इतने में वो लड़की आई और वो मीरा का नाम लेकर जोर जोर से उसे पुकारने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो चलो। मीरा ने कहा तुम को है और मुझे खा ले जा रही हो, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो लड़की बोली, मीरा नाम दिव्यांशी है। वह लड़की बोली मीरा से कि मेरा नाम दिव्यांशी है, मैंने सुना है तुम बहुत समझदार हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मीरा ने कहा ठीक है, चलो और बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। ये कहकर मीरा उस लड़की के साथ चली गई। रात में जब मीरा सो रही थी तब एक डरावने सपने के कारण उसकी नींद उड़ जाती है, यानी नींद खुल जाती है। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अब मीरा को नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने करवट ली उसको ध्यान आया, उसने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकाली और अब वह रूम नंबर 303 के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई।
पर इस बार उसने सीधे ही कमरा खोल दिया। रात का समय था, 3 बजे। उस समय कोई आया नहीं और उसने तुरंत ही कमरा को खोल दिया और उसके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई फिर से उसे परेशान ना कर सके और वह उस कमरे में आराम से घूम कर सारी चीज़ों का मुआयना करके देखभाल कर सके। उसने देखा, वह अंदर कमरे में गई, कमरा बंद करके, तो उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा है और वहाँ पर एक बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी उस रूम से। थोड़ी घबराहट, उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मीरा ने सोचा था कि पर सिर्फ अंधेरा और बदबू है। मीरा ने सोचा कि यहाँ पर अंधेरा है और बदबू है तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। यानी इस कमरे में सिर्फ अंधेरा बदबू है और कुछ नहीं है और मुझे अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। पर दरवाजा अब लॉक हो चुका। मीरा घबरा गई। उसने जब मुड़ी, उसने एक साया देखा। यानी ये सोचकर जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ती है तो दरवाजा लॉक था और उसे एक साया, यानी एक अंधेरे में काले रंग का आदमी जैसा साया उसे देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। ये देख वो डर गया। कुछ पलों बाद वो साया एकदम उसके सामने आ गया और वो बदबू उसी साये से, यानी उसी जो साया था काले रंग का, उसी से वो बदबू आ रही थी। उस साये को देखकर मीरा ने कहा, तुम? उस साये ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मौत। ये सुन मीरा की चीख निकल जाती है। यानी मीरा ये सुनकर बहुत जोरों से डर गई और डरने के बाद उसके मुंह से अनायास ही एक भयानक चीख निकल गई। अब अगले दिन जब रश्मि और उसके बाद फिर वो गेट खोल के अपना बाहर निकल जाती है डर के, क्योंकि कोई था नहीं, रात के 3 बजे थे, तो उसने उसको लॉक किया और वापस अपने रूम में आ जाती। अगले दिन जब रश्मि और पल्लवी जगे तो उन्हें मीरा कहीं नहीं दिखी। वो अपने रूम की तरफ तो आती है लेकिन रूम तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जब अगले दिन सुबह होती है तो मीरा उसे कहीं दिखी नहीं। तो वो मीरा को आवाज लगाने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। अब वो दोनों थोड़े घबरा गए। दोनों मीरा को कमरे से बाहर आकर ढूंढने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गई तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला हुआ है और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा था। वो कमरा खुला हुआ था और कमरे से खून बाहर की ओर निकल रहा था। वो दोनों जोर से चीख पड़ी। रश्मि ने सारे टीचर को बुला लिया और प्रिंसिपल को भी। रश्मि और पल्लवी टीचर और से बात प्रिंसिपल को बताई, यानी सारी बात प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा नहीं मिल रही थी। तो वो उनको ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा कि ये कमरा खुला है और इसके अंदर से खून निकल रहा है। प्रिंसिपल ने ये सब देखकर कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखता हूँ। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खोला प्रिंसिपल साहब अंदर गए और जैसे ही जो है उसने देखा तो क्या देखते हैं, और इतना देखकर प्रिंसिपल अचानक ही चिल्ला उठे बहुत जोरों से, क्योंकि उनके सामने मीरा की लाश पड़ी थी। उसके सामने मीरा की लाश पड़ी। आखिर क्यों उस आत्मा ने मीरा को ही अपना शिकार बनाया? ऐसा क्या किया था मीरा ने कि उस इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने वाली अच्छी लड़की जो सिर्फ ये देखने के लिए गई थी कि 303 रूम में क्या है, तो उसमें रहने वाला उस काले साये ने मीरा को क्यों मारा?
आत्मा ने मीरा की जान क्यों ली, ये एक रहस्य बना हुआ। ऐसा उस कमरे में उसने मीरा को ही क्यों मारा। जैसे ही सब हमने देखा कि वो आत्मा मीरा को मार देती। हम लोगों ने अब तक देखा कि 303 में मीरा के जाते ही वो आत्मा जो उस रूम में थी उसने मीरा को मार दिया, मीरा मर जाती है, खून बाहर निकलता लोगों ने देखा। अब सब लोगों को उसकी लाश सुबह कमरा नंबर 303 में मिलती है, जिससे देख सब हैरान हो जाते हैं। और अब वो प्रिंसिपल और सब लोग जब 303 रूम में मीरा की लाश को देखते हैं तो सब हैरान व परेशान हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर सन्नाटा ही छा गया था, पर थोड़ी देर बाद सबको किसी के चलने की आवाज उस कमरे से आने लगी। कुछ देर के लिए सन्नाटा था, अभी वह कमरा खुला था, और कुछ देर के बाद कमरे के अंदर जैसे कोई चल रहा हो इस तरीके की आहट आने लगी। उस कमरे से एक लड़की बाहर आई, उसके सर से खून निकल रहा था। अब अचानक से मीरा की लाश पड़ी थी और इसके बाद उस कमरे से एक लड़की बाहर आती है और उसके सर से खून निकल रहा था, रिस रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थी, वो इतनी गंदी दिख रही थी मानो अभी कब्रिस्तान से एक लाश आकर उनके सामने खड़ी हो गई हो। लड़की को देखकर वो सब डर गए और कांपने लगे। फिर उस कॉलेज के एक छात्र ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, आखिर तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? कहीं तुम ही तो वो आत्मा नहीं जिसके कारण ये कमरा इतने समय से बंद था? उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसके कारण ये कमरा इतने दिनों से बंद था। फिर उस छात्र ने उस आत्मा से पूछा कि तुम यहाँ क्यों रहती हो और तुम इस कॉलेज में कैसे आई? तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। लड़की अपनी कहानी बताती है और ये कहती है कि ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मैं इस कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरा नाम इशिता है, इशिता। लड़की ने बताया कि मेरा नाम इशिता है। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। मेरे साथ एक और लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था आदिति। आदिति न जाने क्यों पर स्कूल टाइम से ही मुझसे बहुत नफरत किया करती थी आदिति। शायद मैं उससे ज्यादा समझदार थी, इसलिए पर वजह को भी वो मुझसे नफरत किया करती थी। यानी कोई भी वजह थी वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ज्यादा समझदार थी शायद, इसलिए इसी वजह से वह मुझसे नफरत किया करती थी आदिति नाम की लड़की। और वो कोई नहीं बल्कि मीरा की बहन है। यानी उस जो अंदर से लड़की आती है प्रेत नुमा साया, उसने बताया कि वह लड़की मुझसे नफरत किया करती थी जिसका नाम आदिति था, और वो कोई और नहीं, इसी मीरा की बहन ही थी। एक दिन हॉस्टल में फ्रेशर्स ऑफ द ईयर के कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। मैंने और आदिति ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैंने बड़ी ईमानदारी से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और आदिति ने सिर्फ मुझे हराकर नीचा दिखाने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था।
उसने पूरे कंपटीशन में सिर्फ चीटिंग ही की ताकि वो मुझे हरा सके, पर उसकी इतनी चीटिंग के बाद भी मैं फर्स्ट आई और मैं ही जीती। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहां से गुस्से में चली जाती है और अगले दिन जब सुबह मैंने उसे देखा तो उसका मेरे प्रति स्वभाव बदला हुआ था। मुझसे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी और अपने पहले किए हुए बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी। उसे इस तरह बात करता देख मैं बहुत हैरान हो गई। उसने आज तक कभी भी मुझसे इस तरह से यानी इस अच्छी तरह से बात नहीं किया था। मुझे पहले तो काफी अजीब लगा, पर मुझे फिर लगा कि हो सकता है अब वो बदल गई हो और अब वो मुझसे कोई नफरत न करती। यही सोचकर मैंने उसे माफ कर दिया। उसके बार बार सॉरी कहने पर मैंने उसे माफ कर दिया और फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई, यानी हम दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया। कुछ दिनों बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, यानी कुछ दिनों के बाद गर्मियों की छुट्टी आ गई। फिर एक दिन मुझे आदिति का कॉल आया। उसने मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल आने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यानी आदिति का कॉल आता है, उसने वो बुलाती है उसे, तो पूछती है कि क्या हुआ, पर आदिति ने कुछ बताया नहीं और जल्दी हॉस्टल आने को कहा। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन ये कहकर काट दिया कि तुम जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। मैं जल्दी हॉस्टल की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर मैंने आदिति को देखा। मैंने उससे आवाज दी, पर वो वहां से थर्ड फ्लोर के कमरा नंबर 303 में चली गई। जब मैं गई तो कॉरिडोर में उसको देखा, मैंने उसे आवाज दिया और फिर वो वहां से रूम नंबर 303 में चली जाती। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई, रूम नंबर 303 में। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। इतने में दरवाजा बंद करके की आवाज आती है। यानी जब मैं भी उसके पीछे जाती हूँ वहां पर तो देखती हूँ कि कमरे में कोई नहीं है और मैं ये सोचती ही रहती हूँ कि इतने में अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। बंद होने की आवाज आई तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि आदिति दरवाजे को बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर वो कुछ नहीं बोली और उसके हाथों में मिट्टी का तेल था। यानी वो कुछ बोली नहीं और मैंने देखा कि वो अपने हाथों में मिट्टी का तेल लिए हुए थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इसका क्या करोगे, तो उसने कहा खुद ही देख लो। ये कहकर वो मेरे पास आई और मुझ पे मिट्टी का तेल डालने लगी। मैंने उसे रोका कि अरे ये क्या कर रही हो, ये क्यों डाल रही हो। एक बहुत ही अचंभित हुई मैं, बहुत ही हतप्रभ हुई और बहुत ही हमें मतलब जो है एक अजीब सा लगा कि इसने मुझे बुलाया है और इस कमरे में बंद करके अचानक से मेरे ऊपर वह मिट्टी का तेल डाल रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसे रोकती रही पर वह नहीं रुकी नहीं। और उसके बाद उसने अपने बैग से पर्स से एक लाइटर निकाला।
अभी मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। इधर उधर भाग रही थी, उससे बचाव की गुहार कर रही थी, पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनी और उसने लाइटर निकालकर उसे जलाया और जलाकर मेरी तरफ फेंक देते। जैसे ही वह लाइटर मेरे पास आई, आके गिरी जलती हुई हालात में, मिट्टी की तेल उसमें आग पकड़ लेती है और वह आग मेरे शरीर पर एक तरफ से लपट के एकदम से जलने लगती है। मैं वहां चीख तो रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से तड़पती रही, पर उसने एक बार भी मेरी मदद नहीं की, मुझे इसी तरह जलाती रही। अदिति बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? जब मैं जलती रही, दया की भीख मांगती रही, बचाव की गुहार करती रही, उसी समय अदिति मुझे बचाया तो नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ, बदला लेने के लिए। ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। हाँ, सही सुना तुमने। और पता है किस चीज का बदला? मेरी जिंदगी खराब करने का बदला। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। तुम्हें पता है, स्कूल में सब मुझे टॉपर और चैंपियन कहा करते थे। सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे, पर जब से तुम आई, मुझे टॉपर या चैंपियन कहना तो दूर, सब ने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी, क्योंकि सब तुम्हें टॉपर और चैंपियन समझने लगे थे। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे ताने मारने लगे, और मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये शानदार आइडिया दिया कि क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर मैंने एक प्लान बनाया तुम्हें मारने के लिए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सीधे छत से ही गिरा के मार दूं, तो मेरी बहन यानी मीरा ने मुझसे कहा कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से मारूं। ये कहकर वो वहां से चली गई और इस तरह मेरी मौत हो गई। पर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी पहली कातिल को उसकी गुनाह की सजा दी। पर सबसे बड़ी गुनाहगार तो मीरा थी, और मैं उससे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती थी कि खुद मेरे पास आए मरने के लिए। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास खुद मरने के लिए आए, उसी जगह जहां मेरी मौत हुई थी। मैं चाहती थी कि मीरा खुद मेरे पास मरने के लिए आए और उसी जगह आए जहां पर मेरी मौत हुई थी, इसके बताए राय और इसकी बहन के द्वारा। फिर मेरी यही कोशिश थी कि उससे कुछ भी करके इसी हॉस्टल में एडमिशन दिलाना है, जिसमें मैं कामयाब रही। मैंने दोनों को मरने से पहले एक मौका दिया था, आप न गुनाह कबूल करने के लिए, पर उन्होंने वो मौका भी खो दिया। इसीलिए मैंने उन्हें उनकी कर्मों की सजा दे दी। अब मेरी
आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। मेरे जाने का समय अब हो गया है। ये कहकर वो वहां से अचानक ही धीरे धीरे उसके उस साए रूपे शरीर से अचानक ही सफेद रंग का धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वह जैसे धुआं गायब हो जाता है वैसे ही वो वहां से गायब हो गई और फिर किसी को दोबारा वहां पर दिखाई नहीं दी। फिर स्कूल के सभी लोग और टीचर्स, प्रिंसिपल ने उस बॉडी को जो मीरा की पड़ी हुई थी उसको उठाया और उसके बाद उसको घर वालों के सुपुर्द करके और पोस्टमार्टम वगैरह आदि होके पुलिस के आने के बाद में उसका पोस्टमार्टम होके अंतिम संस्कार किया गया। उसमें कॉलेज के सभी बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल आदि लोगों ने बहुत ही दुख व्यक्त किया। लेकिन ये रहस्य, ये उलझन, ये सिक्रेसी आज भी बना हुआ है कि वह धुआं के रूप में वह साया आया और उसने सारी बातें बताई और मारने की बात भी कबूल किया और उसके बाद वो धुआं बनकर कहाँ गायब हो गया। आज तक किसी को भी इसका कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड या कोई सी तरीके की तहकीकात में कुछ भी समझ में नहीं आया। काफी दिनों तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और अंत में सीआईडी को भी ये केस दिया गया। सीआईडी ने भी शुरू से अंत तक सभी बिंदुओं पर अपने हिसाब से तहकीकात किया, परंतु आंसर या उसका रिजल्ट वही ढाक के 3 पात कुछ सामने आया नहीं कि कैसे क्या हुआ और बंद कमरे के अंदर किसने मारा। और फिर ये कहानी जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता है, बस चंद लोग जिनके सामने ये घटना घटित हुई, जो लोग वहाँ पर चश्मदीद गवाह के रूप में थे, वही ये बातें बताते हैं। उसके बाद आज तक पुलिस और सीआईडी ने अपनी कोई भी फाइनल रिपोर्ट इसमें दाखिल नहीं किया और ये तहकीकात धीरे धीरे एक तरह से बंद ही हो गई। इस तरह से उस रहस्यमयी, उस क्या कहा जाए उसको, साया, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उस साये ने अपने बयान के कहे हिसाब से इस तरह से अपनी मौत का बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कमरा नंबर 303 की, जो एक बहुत ही सिक्रेसी, हॉरर, हॉन्टेड और क्राइम और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रेरणा मिलती है और मैं अधिकतर सत्य घटनाओं की कहानियों को ही प्रस्तुत करता हूं और ये कहानी मनोरंजन के मात्र के लिए ही होती है। इसमें कुछ एक चीजों को फेरबदल किया जाता है, पात्रों और जगह के नाम वगैरह। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर अवश्य कर दें, ताकि और भी लोग इस कहानी तक पहुँचे, इस कहानी को सुने। और कमेंट करके अपनी राय बताएं, लाइक और शेयर करें। और पुनः आपसे एक बार निवेदन है भाइयों कि यदि आप इस तरीके से कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन नई नई कहानियाँ जो कि हॉन्टेड, हॉरर, सिक्रेसी, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरपूर होती है, वो कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन आपको एक नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो भाइयों चैनल के बेल वाले आइकॉन को पुश करके ऑल पर सेलेक्ट करके सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरीके से रोज कहानियां आप तक मिलती रहे। मैं शिव पाठक आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले जो आप सब लोग मेरे परिवार हैं, मेरे भाई हैं,
मेरी माताएं बहनें, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस चैनल और अपने इस परिवार का हिस्सा है, उन समस्त लोगों के लिए और नए परिवार में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और महाबली संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों पर आई हुई, आने वाली या भविष्य में आ सकने वाली किसी भी तरीके की समस्या, दुख, तकलीफ, मुसीबत और इस तरीके से जो भी भूत प्रेत शैतान आदि की छाया आप लोगों पर आने वाली हो या आई हो, उनसे पवन पुत्र हनुमान जी आपकी रक्षा करें, उन समस्त रोगों से, दुखों से आप लोगों को मुक्ति दिलाएं और आपको स्वस्थ संपन्न जीवन प्रदान करें। और अब माता महालक्ष्मी से आप सभी लोगों के लिए ये प्रार्थना है, संकट मोचन हनुमान जी से भी ये प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों। आप लोगों के घर परिवार में किसी तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति, कोई भी इस तरीके से भूत या साया आदि की छाया कभी भी आप लोगों पर न पड़ने पाए। आप लोगों के रोजी रोजगार में, काम में, नौकरी पेशा आदि में, धन के आगमन में हर तरीके से बढ़ोतरी होती रहे। आपका घर परिवार हमेशा ही फलता व फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोगों को कभी भी कोई भी समस्या न होने पाए। ऐसी ही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी और ईश्वर गाड से मैं करता हूँ कि आप लोग जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें और आप लोग आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं आपका भाई, आपका दोस्त शिव पाठक आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम, जय श्री।